तो अब एस क्लास के हीरोज मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइट आउट में घुस गए हैं और मॉन्स्टर एसोसिएशन ने भी उनकी लड़ाई को टेकन को अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो क्या हीरोज हॉस्टेस को बता पाएंगे या फिर मॉन्स्टर एसोसिएशन ही उन्हें ठिकाने लगा देगी? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तभी यहाँ फ्लैश मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट के बाद अंदर घूम रहा होता है और उनके पास चाइल्ड एम्परर का दिया हुआ ट्रांसमीटर भी होता है जिसके अंदर उस हाइड आउट का मैप होता है और उसके जरिए वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और हमेशा अपनी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पर खो ना जाएं। तो कुछ मॉन्स्टर्स उसके सामने आ जाते हैं पर फ्लैश पलक झपकते ही उन मॉन्स्टर्स को मार डालता है और होस्टेस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तब फ्लैश के रास्ते में टेम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम आ जाते हैं और फ्लैश बहुत ही स्पीड से उन पर हमला कर देता है। तब वो दोनों ही हमले से बच जाते हैं। अब यह मत कहना कि फ्लैश यह तुम्हारी टॉप स्पीड है। तुमने फाइनल 44 के इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तब फ्लैश हेलफायर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और वह दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। तब फ्लैश उसके हमले से बचने के लिए हवा में कूदता है पर ऊपर विंड ने एक अपना जाल बनाया होता है जो कि स्टील वायर से बना होता है और वो फ्लैश के ऊपर हमला कर देता है पर फ्लैश उसके हमले से बच जाता है। तुम तो बच गए, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर अकेले आओगे। लगता है कि तुम्हें अपने आप में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। तब फ्लैश वहां से सिचुएशन को एनालाइज कर लेता है और अपनी तलवार को उल्टा पकड़ लेता है जिसकी वजह से विंड को लगने लगता है कि अब वो वहां से भाग जाएगा क्योंकि वो एक इंसेक्ट की तरह वहां पर फंस चुका है और जैसे ही वह वहां से भागेगा तो विंड के स्टील वेव उसे फ्लैश को टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। पर तभी फ्लैश उन दोनों पर हमला कर देता है और उन वॉल्स को भी काट देता है। तो तुम लोग विलेज से हो और तुमने मुझे मारने के लिए मॉन्स्टर्स को ज्वाइन कर लिया है। तब वो दोनों फ्लैश को उस जगह से कहीं और ले जाते हैं जहां पर विंड फ्लैश पर हमला करना स्टार्ट कर देता है पर फ्लैश उसके हमले से बच जाता है। तभी विंड और हेल फायर मिलकर फ्लैश पर हमला कर देते हैं और फ्लैश उससे भी बच जाता है। अपनी तलवार की मदद से खुद को नीचे गिरने से बचा लेता है। यह जगह अच्छी है ना, हमने इसे ताकत से मॉन्स्टर से छीन लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से साथ में लड़ सकते हैं और अब भी गोल्डन 37 की मेंबर्स तुम्हें मार डालेंगे। तब वो तीनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जहां पर फ्लैश उन पर हमले से बच रहा होता है और वो तीनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा तेजी से वार कर रहे होते हैं। आखिरकार तुम लोगों ने किसने हायर किया है? और मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि ताकि मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म करने के बाद मैं उसके बंदे को भी खत्म कर सकूं। तब वहां वह तीनों ही एक दूसरे को अपनी पूरी ताकत से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं पर किसी को कोई चोट नहीं आती। तब विंड फ्लैश को एक नाम बताता है पर फ्लैश ने तो उससे पहले ही उसे मार दिया होता है क्योंकि वो बंदा पहले से ही उसे पीछे से असैसन भेज चुका होता है। तब विंड भी लोगों के नाम लेने लगता है पर फ्लैश ने उन सब को मार दिया होता है। अगर तुम्हारी यह बेकार से सवाल खत्म हो गए हों तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें किसने भेजा है? मैंने जिन भी लोगों के नाम लिए हैं हम उन्हें तुम्हारे बाद मारने वाले थे पर तुमने उन्हें मारकर हमारा काम काफी आसान कर दिया है तो इसलिए थैंक यू। पर अब तुम्हें मारना होगा। हीरोज के मुकाबले तो विलेज के टॉप फाइटर्स ज्यादा ताकतवर थे और हमारी जनरेशन गोल्डन 37 विलेज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन थी और हम दोनों उसमें टॉप रहे थे। पर चलो फिर देखते हैं कि तुम जैसा 44 जनरेशन का मेंबर हमारे आगे कितनी देर टिक पाएगा। तब वो दोनों मिलकर फ्लैश पर हमला कर देते हैं पर फ्लैश को कुछ भी नहीं होता और उन दोनों पर हमला कर देता है जिससे वह दोनों बच जाते हैं। खेल खेलना बंद करो और जल्दी से अपनी उस मॉन्स्टर की पावर को बाहर निकालो। जब मैं तुम लोगों से मिला था तभी मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी पर मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि तुम लोग मुझसे कहीं और लड़ना चाहते हो। तुम लोग अभी अभी ही मॉन्स्टर बने हो जिस वजह से लगता है कि तुम लोग अपनी टॉप स्पीड को यूज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से तुम लोग मुझसे यहाँ पर ओपन स्पेस में लाए हो। तो इसलिए अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं
अब तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि मॉन्स्टर्स बनने का मतलब यह नहीं कि तुम मुझे सरपास कर सकते हो। तब वह दोनों अपने मॉन्स्टर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और तभी वह फ्लैश को अटेंटिव रहने के लिए कहते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तब वह दोनों पूरी ताकत से फ्लैश पर हमला करते हैं और हम देखते हैं कि फ्लैश हेल फायर के हमले से बच के वो उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसके अगले हमले से भी बच जाता है। इसे लड़ता हुआ देखकर मुझे समझ आ रहा है कि आखिरकार क्यों लोग इसे हमारी तरह ही जीनियस क्यों कहते हैं। टेक्निकल प्रिसीजन के टर्म्स में फ्लैश हमसे कई गुना आगे है। इसकी स्पीड और पावर में कोई फ्लो नहीं है और यहाँ पर अगर कोई मॉन्स्टर होता है तो वह इसके सामने टिक नहीं पाता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो? अब तुम्हारी गलतफहमी है। टेम्पेस्ट विंड और हेल फायर फ्लेम, मैं तुम लोगों का मूव सो अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। जितना ज़्यादा स्ट्रेट फाइटर होता है उतना ही कम फंडामेंटल पर ध्यान देता है। पर अगर आपको फंडामेंटल के बारे में पता हो तो चाहे पर्सन जितना मर्जी फास्ट अटैक कर ले पर आपने आप से आसानी को संभाल सकता है। पर तुम दोनों तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो यह सुनकर विंड और हेल फायर को गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो यह तय करते हैं कि अब वो एक निंजा की तरह नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की तरह लड़ेंगे। अब जो तुम विटनेस करने वाले हो वो हम दोनों की ओवरवेलमिंग स्पीड होगी जिसका तुम सामना कभी नहीं कर पाओगे। तुमने हमें हमारे निंजा के प्रोसाइड को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है तो इसलिए अब हम तुम्हें तब तक वार करेंगे जब तक तुम मर नहीं जाते। तो अब देखो कि तुम्हारा क्या हाल करते हैं और अब तुम देखोगे कि ह्यूमर और मॉन्स्टर्स में क्या फर्क होता है। उसके बाद मर जाओ। तब तक वह तीनों हवा की तरफ कूदते हैं और वह दोनों फ्लैश के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर उनका हमला फ्लैश को टच कर पा रहा होता है पर फ्लैश भी किसी की तरह से उनके जानलेवा हमलों से बच पा रहा होता है। तब वो लोग फ्लैश की तरफ तलवार को दूर फेंक देते हैं और अपनी पूरी स्पीड से उस पर हमला करने लगते हैं जिस वजह से फ्लैश भी अपनी पूरी स्पीड से उनसे बचने लगता है पर वो उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहा होता जिस वजह से वह नीचे आकर गिरता है। पर तभी वहां पर उन दोनों पर लाते बरसा देता है और अपनी तलवार को दोबारा से पकड़ लेता है। अपनी टेक्निक से उन दोनों को काट देता है जिसकी वजह से वह जगह भी आधे से ज्यादा तबाह हो जाती है। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम दोनों को मार सकूं क्योंकि अगर तुमसे कोई भी बच जाता तो बाद में मुझे काफी प्रॉब्लम होने वाली थी। अगर कोई भी और एस क्लास का हीरो यहाँ पर आया होता तो वह तुम्हारी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाता। तो इसलिए तुम्हारा बेस्ट मूव यह था कि तुम उन पर हमला करते। तब विंडी यह सब सुनकर हंसने लग जाता है और वो कहता है कि असैसिन्स हमेशा शैडोज में ही रहे हैं और हम लोग को हमेशा यूज करके छोड़ दिया गया है जिस वजह से हम लोग बस एक बारी के लिए सब कुछ कंट्रोल करना चाहते थे। हमने पावर गेन करने के लिए बहुत कुछ किया है पर हम लोग फिर भी ताकतवर नहीं हो सके। तो फ्लैश, क्या तुम हमें बचा सकते हो? हमारे अंदर किसी चीज की कमी है। तो पुल टूटने की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वह कहता है कि बस तुम्हारी कम ट्रेनिंग का ही कारनामा है ये जिसकी वजह से तुम्हारा यह सब हाल हुआ है। तब फ्लैश वापस जाने लगता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ है जिस वजह से वह चाइल्ड एम्परर के दिए हुए ट्रांसमीटर को चेक करने लगता है पर वह ट्रांसमीटर पानी में गिर गया होता है। तभी वह चाइल्ड एम्परर सभी हीरोज की लोकेशन को दिखा रहा होता है और हमें एहसास हो जाता है कि शायद फ्लैश का ट्रांसमीटर टूट चुका है। पर उनकी चिंता नहीं हो रही होती क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि बस वह एस क्लास के हीरोज की सिचुएशन को संभाल सकते हैं। हमें जल्द से जल्द वहां से हीरोज को बचाना होगा क्योंकि उसे बचाने के बाद हमारा मोर्टल स्टोन कम हो जाएगा और वो लोग बड़ी आसानी से हमें पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। तब वह मॉन्स्टर्स चाइल्ड एम्परर का हमला करने लगते हैं पर चाइल्ड एम्परर का एक छोटा रोबोट उनसे गोलियों से भून देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर मेटल लाइट की बॉडी को ढूंढ रहा होता है और उसकी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मेटल लाइट अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बनाया था पर फिर भी उसकी यह हालत हो गई। क्या मॉन्स्टर्स किंग अरोची ने उसका यह हाल किया है? आखिरकार उसने किस अटैक का इस्तेमाल किया था? पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसके सामने ना जाऊं। मेटल लाइट ने मुझे कुछ नहीं बताया जिस वजह से मुझे इसकी बॉडी के अंदर डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा ताकि मुझे
होस्टेज की लोकेशन के बारे में पता लग सके। वैसे हम देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई इसे दोबारा रीअसेंबल करने की कोशिश कर रहा है, पर जो पार्ट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं इसका मतलब यही है कि किसी बड़े ध्यान से डिसेंबल किया है। तो क्या इसका मतलब है मॉन्स्टर्स के पास कोई भी ऐसा जो काम कर सकता है? तो अगर मॉन्स्टर्स ने हमारी टेक्नोलॉजी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है तो हम लोग तो उनको बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। तब चाइल्ड एम्परर को होस्टेज की लोकेशन का पता चल जाता है और मेटल नाइट ने पहले ही वहां का रूट का मैप दिया है होता है, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर को होस्टेज को बचाने के बारे में सोचने लगता है और अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए लॉलीपॉप खाने लगता है। तभी वहां पर फोनिक्स मैन एंट्री मारता है, जिससे चाइल्ड एम्परर को रोबोट को तोड़ दिया होता है। लगता है कि तुम यहाँ पर मजे करने आए हो। वैसे बच्चा होना भी कितनी मजे की बात है ना, क्योंकि तुम्हें ना कोई टेंशन है, पर चाहे तुम बच्चे हो फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्या तुम लीडर्स में से एक हो? मैं मिडिल मैनेजर हूँ। चाहे मैं लीडरशिप में नहीं हूँ फिर भी मॉन्स्टर्स मेरी इज्जत करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऐसी बहुत सी पोस्ट हैं, लेकिन वह तुम्हें समझ नहीं आएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक क्लेवर बच्चा क्लास हीरो बन गया है और जब वो बहुत बुरी मौत मरने वाला है। तुम्हें कभी कभी बहुत बड़ी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ही देखो, मुझे बस खुद पर ही विश्वास है और मॉन्स्टर्स एसोसिएशन वो तो बस मेरे लिए स्टॉपिंग स्टोन है, जिसके बाद मैं किंग अरोची का टाइटल लूंगा। तो चलो चाइल्ड एम्परर मर जाओ। जब फोनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर का हमला करता है और पर हम देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर ने अपने सामने एक ट्रांसपेरेंट फ्रेम लगा लिया होता है, जिससे टकराकर फोनिक्स मैन की नेक टूट जाती है और चाइल्ड एम्परर अपने बैग से हथियारों को निकालने लगता है और फोनिक्स मैन को मार देता है। तभी यहाँ पर मॉन्स्टर्स होस्टेस की रखवाली कर रहे होते हैं और तभी फ्रॉग जाकर होस्टेस के मुंह पर चिपक जाता है और हमें देखने को मिलता है कि चाइल्ड एम्परर जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो फ्रॉग भी चाइल्ड एम्परर का ही होता है, जो कि उस लड़के के मुंह पर मास्क की तरह लग गया होता है। तब अचानक से ही एक जेरी मॉन्स्टर चाइल्ड एम्परर पर हमला कर देता है, पर चाइल्ड एम्परर शील्ड बना के उससे बच जाता है और लेजर निकालने कर उस मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। पर उस मॉन्स्टर्स को फिर भी कुछ नहीं होता, तो चाइल्ड एम्परर के बैग से हथियार निकाल कर के उस मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं, पर यह भी किसकी काम नहीं आता, जिस वजह से मॉन्स्टर हंसने लगता है। पर तभी चाइल्ड एम्परर उस पे फ्यूल फेंक कर उसे जला देता है और वह दोनों ही वहां से चले जाते हैं। तभी नारिकी का बेटा चाइल्ड एम्परर को लेट आने की वजह से डांटने लगता है। चाइल्ड एम्परर गुस्से से उसको देखकर वो चुप हो जाता है। वह तभी चाइल्ड एम्परर को एहसास होता है कि उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है, जिस वजह से उसकी तरफ एक टैंक भेज देता है, पर वो मॉन्स्टर्स उस टैंक को काट देते हैं और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स कोई और नहीं G5 होते हैं, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर को लगता है कि वह एक मशीन है और वह हमला करके उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फंसा देते हैं ताकि वह हाई वोल्ट का यूज कर कर उस रोबोट को बंद कर सके। G5 का इससे कुछ नहीं होता और वह चाइल्ड एम्परर को कैद से आजाद हो जाता है। तब चाइल्ड एम्परर वहां से अपने कुछ और रोबोट्स बुला लेता है, जो कि मिलकर एक एक रोबोट बड़ा रोबोट बन जाते हैं और नारिकी का बेटा लड़ाई को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। तभी G5 और वो रोबोट आपस में लड़ने लगते हैं और चाइल्ड एम्परर G5 पर मिसाइल से हमला कर देता है और G5 हिल नहीं पा रहा था होता है और वो रोबोट उसे काटने लगते हैं। जब चाइल्ड एम्परर इस बात का फायदा उठाकर नारिकी के बेटे को लेकर वहां से भाग जाता है ताकि वह उससे बचा सके। और गाइस यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था। तो दोस्तों आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते मिलते हैं आपको ऐसी ही नई वीडियो के साथ।